नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को लिया हिरासत में। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का हुआ शुभारंभ। एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। जिला जज बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। महिला वादनी केस होगा शेड्यूल। वैश्विक स्तर पर आउटेज के बाद भारत में हवाई सेवाओं की स्थिति सामान्य। कई देशों के एयरपोर्ट्स पर भी दोबारा काम चालू। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू। सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत। 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ी। और बात मौसम की। गुजरात और मुंबई में बारिश तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। नागपुर में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में भी बदरा बरसने का अनुमान। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। सुरेंद्र पवार को ईडी ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी पवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में आज अहम सुनवाई होगी। जिला जज संजीव पांडे 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमों समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान के जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से भी इस याचिका में कहा गया है कि पुजारी की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय किया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को छत पर रोकने की भी मांग की गई है। परिसर के हिस्से में आने वाले और तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। और गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर भीषण आग लग गई। अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाने के लिए गोवा से 2 आईसीजी जहाज़ों को रवाना किया गया। साथ ही हवाई जहाज लेने के लिए आईसीजी डोर्नियर विमान को घटनाग्रस्त शिप के पास भेजा गया। वहीं खराब मौसम और भारी बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जाने वाले जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का काम कर रहा है।
वैश्विक स्तर पर आउटेज के कारण भारत में हवाई सेवाओं की स्थिति सामान्य होने लगी है। जयपुर हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी स्थिति सामान्य हो रही है। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब यात्रियों को दूसरी उड़ान के लिए टिकट मिलना शुरू हो गया है। दरअसल आउटेज से अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने के बाद भारतीय एयरलाइनों को तकनीकी और परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ा था। एयरलाइनों को मैनुअल बोर्डिंग पास जारी करने के कारण यात्रियों के चेक इन में देरी हुई। इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर के ऑनलाइन चेक इन में व्यवधान देखा गया। वहीं स्टॉक एक्सचेंज और बैंकों सहित वित्तीय संस्थान आउटेज से अप्रभावित रहे। आज मैं इंदौर से आया हूँ। फ्लाइट टाइम पे थी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट का वही एक्सेल वगैरह इशू था, बाकी तो आज ठीक है। They provided us service, but they did not accommodate us. So we had to wait here all the night. So I have got the ticket now, but it was really tough. और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहां भी आउटेज के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों और डीले फ्लाइटों से यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। My flight is also delayed. I'm traveling to London. So I got a delay around half an hour at the moment, but I'm not sure how much it will take. I'm traveling to Calicut. It is a connecting flight to Chennai and from there to Calicut. Yeah, mine is on time. Actually, it is 10 minutes early. और वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर भी उड़ानें बहाल हो गई हैं। यात्रियों को कैंसिल हुई फ्लाइटों के बदले नए टिकट देने शुरू कर दिए गए हैं। The flight that got cancelled, it is rescheduled now. So I have got the tickets in my hand. My yesterday's flight got cancelled. That was scheduled at 11 o'clock. Rescheduled our flight. So it is at the same time, but it's in today night. So hopefully we got a ticket and we hope that it flies today. और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। देश के सभी हवाई अड्डों पर विमान संचालन का काम सुचारू रूप से जारी है। सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस बात की जानकारी दी है। तो सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस बात की जानकारी दी है और सुचारू रूप से अब देश के सभी हवाई अड्डों पर विमान का जो संचालन है उसका काम शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, साफ तौर पर तमाम कठिनाइयां इसमें सामने आई, लेकिन उसके बाद अब जाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है वो अब सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब जो यात्री हैं उनको कोई असुविधा नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा कि बीते समय में असुविधाएं देखने को मिली, लेकिन अब इसमें तेज गति से काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बात की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार इससे दो चार होना पड़ रहा था यात्रियों को, तो अब उनको किसी तरह की समस्या ना आए, चेक इन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना आए और तेज गति से चेक इन हो पाए। तो इसके लिए भी तमाम प्रयास किए गए हैं और अब जाकर सुचारू रूप से जो हवाई अड्डों पर जो विमान संचालन की जो गति है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर इस वक्त की ये बड़ी खबर और इसी को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। और वहीं सावन का महीना सोमवार से शुरू होने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम पिछली बार के सावन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुभव से इस बार सावन के लिए विशेष प्रबंध कर रहा है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने बातचीत की। श्रावण मास का काशी में अपार महत्व है और काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग आते हैं श्रावण में दर्शन करने के लिए। पवित्र धाम है यह और श्रावण मास में विशेष व्यवस्था होती है काशी विश्वनाथ धाम में। तो काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के लिए क्या व्यवस्था है, इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र जी से। मिश्रा जी, श्रावण मास के लिए क्या तैयारियाँ हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में
आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत यहाँ विशेष तैयारियां की जाती हैं। इस बार चूंकि 5 सोमवार वाला श्रावण मास है, 28 दिनों के भीतर ही यह आशा है इस वर्ष होने वाले अन्य पर्वों पर होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत कि 1 से 1.5 करोड़ के बीच में लोग कम से कम यहाँ पर आएंगे। और चूंकि संख्या कम दिनों की रहेगी और उसके बीच में सोमवार अधिक हैं, 5 सोमवार पहला और अंतिम दोनों दिन सोमवार पड़ रहा है, तो प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या अधिक रहेगी। इसको देखते हुए इस वर्ष धाम परिसर के भीतर जगजय की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम बाहर लाइन में लगाने की बजाय अंदर अकोमोडेट कर सकें, अधिक से अधिक दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को अंदर ले सकें। और यहाँ उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें एयर कूलर, वाटर कूलर, साथ में ORS घोल पिलाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के पर्याप्त जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। ये काशीवासी जो हैं उनके लिए आप लोग दर्शन के लिए एक अलग व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो किस तरह की व्यवस्था है और सावन में भी क्या वो संचालित होगी? काशी वासियों के लिए एक अलग व्यवस्था सुबह 4 से 5 और सायं 4 से 5 बजे के बीच में प्रारंभ की गई है, जिसमें सुबह उनको स्पर्श दर्शन होते हैं, सायंकाल झांकी दर्शन होते हैं। श्रावण मास में चूंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होती है, तो सोमवार के दिन तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के प्रोटोकॉल, सभी तरह की विशेष व्यवस्थाएं स्थगित रहती हैं, नहीं लागू होती हैं। शेष दिवसों में इस बार चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, तो इस बार कोई विशेष व्यवस्था शेष दिवसों में भी श्रावण मास को पूरा पर्व मास मानते हुए दिया जा पाना संभव प्रतीत नहीं होता। ये सोमवार के दिन क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा? श्रावण के सोमवार चूंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं श्रद्धालुओं के लिए, और क्या क्या अतिरिक्त सुविधाएं होंगी? जो भी डिजिटल घड़ी है, कैमरा है, मोबाइल है, पेन है, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर लाना प्रतिबंधित है। अंदर लॉकर की कोई सुविधा नहीं होगी। उस दिन एंड टू एंड केवल बैरिकेडिंग, ज़िगज़ैग और रेलिंग के माध्यम से व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा और वो दर्शन करके बाहर निकलेंगे। अतः जो है उस दिन सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी है कि ऐसा कोई प्रतिबंधित सामग्री लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश ना करें, स्पर्श दर्शन का प्रयास ना करें, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। चूँकि श्रावण में सोमवार का अपना महत्व है और उस दिन इतनी भीड़ होती है, उस भीड़ को देखते हुए जो अतिरिक्त सुविधाएँ होती हैं, जो VIPs के लिए होती हैं या स्पर्श दर्शन की होती है, वो प्रतिबंधित रहेंगी श्रावण मास के सोमवारों में। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कच्छ में लिए ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी किया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर, सोमनाथ में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। गुरुवार रात को भारी बारिश होने की वजह से और एक साथ बारिश होने की वजह से यहाँ पोरबंदर में जो लो लाइंग एरिया है उसमें पानी आ गया है और ये पानी घर में भी घुस गया और इसकी वजह से बिजली का सप्लाई है उसमें इंटरप्शन आ गया है। साथ साथ जो लोगों के घर में पानी आने जाने से या लो लाइंग एरिया में पानी आ जाने से लोगों को विस्थापित करना पड़ा है और सेफ जगह पर उसको अभी हम शेल्टर दे रहे हैं। और वहीं भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाराणसी में तैनात NDRF की DIG मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हालात बिगड़ने से पहले ही सुरक्षा और बचाव दलों ने कमान संभाल ली है और आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF पूरी तरह से तैयार है। यूपी में बचाव और राहत दल काफी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं, नेपाल से सटे हुए ज़िले, उनमें और पूर्वांचल के सभी ज़िलों में लगभग हर ज़िले में बारिश हुई है और नेपाल से जुड़ी हुई जो नदियां हैं उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ा और कई ज़िलों में पूर्वांचल के बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसका संज्ञान समय रहते लिया गया और समय से पूर्व ही वहाँ पर NDRF, SDRF और PSC की टीमों को तैनात किया गया और किसी भी बड़ी आपदा से होने से पहले ही सभी लोगों को वहाँ पर उचित जगह पर विस्थापित जो हुए थे उनको शिफ्ट किया गया और बड़े पैमाने पर राज्य सरकार अपनी तरफ से आपदा राहत का कार्यक्रम चला रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सुबह तेज बारिश हुई। मुंबई में विले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं भारी जल भराव से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों पर गाड़ियां काफ़ी धीमी गति से चल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हुई बारिश के कारण दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूरु में 2 नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। वहीं जिससे मंगलूर तालुक में स्थित आद्यपडी में वहां पर दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त MP मुलाई मोहिलान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अगपडी का दौरा किया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से करीब 32 घरों को खाली कराने का भी आदेश दिया। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं बजट से जुड़ी हुई। और आइए अब सुनते हैं कि आने वाले बजट से पहले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को क्या उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस वेल नोन है। पिछले 10 सालों में रिवोल्यूशनाइज हुआ है, सर्विसेज में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, डिजिटल हेल्थ में भी, कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूम में इस बजट में भी बहुत चीज़ें आगे आएंगी। Budget for the health sector was already given in the last listing. It will be a continuation of that, and we look forward to more and more support and increase the expenditure under the National Health Mission, the National Health Authority, and all such programs. और वहीं इस बजट से विशेषज्ञों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को क्या उम्मीदें हैं, आइए ये भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्पेंड है वो बढ़े, GDP का परसेंटेज बढ़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए, AI एंड हेल्थ केयर के लिए भी एक पर्टिकुलर हिस्सा उस बजट का दिया जाए। R&D में भी, हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के R&D में भी कुछ ना कुछ वो प्रोत्साहन देंगे। सो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के लिए बजट की हमारी इच्छा है। In this budget, we need to look at new technologies and give importance to them and give better penetration of them. And there are 2 particular health sector initiatives. One is medical insurance and second is the digital health. Other one would be that if we can make all the PHCs, CHCs and the last centers, Ayush centers and wellness centers AI enabled, if there's some budget allocation for that, then I think the use of AI will not be limited to the wealthy in the metro cities, but will be available to everyone in the villages as well. Government has created a great program in Ayushman Bharat and is trying to provide good, high-quality healthcare for people across the country. A request would be to increase the budget allocation so that more hospitals can come into the purview of Ayushman Bharat, changing or making the GST in health insurance to be zero. Focus on mental health and awareness around this has to be created across the country, and that is my ask from the budget. और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेला नदी के तट पर अकबर नगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरपुर में हरिशंकरी का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है।
टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहाँ का अमूमन जो देखते थे 42 से लेके 43 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेके 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कल पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रही घातक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में कल हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। देश में इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं बंद हैं। वहीं हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। 8000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं। सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों का स्वदेश वापस आना जारी है। त्रिपुरा के अखौड़ा एकीकृत चेकपोस्ट के जरिए भी भारतीय नागरिक लौट रहे हैं। वापस लौटने के क्रम में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर परिस्थिति अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो क्या होते हैं हमारे इंडिया में जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, ऑफिशियली नेटवर्क रहता है। वहाँ पर ऑफिशियली नेटवर्क भी टोटली बंद है, टोटली नेटवर्क नहीं है। और वहाँ का जो परिस्थिति है ये क्या है, गाड़ी भाड़ा जो है ना रेंट, जिसका रेंट है 200 रुपये, मैं अभी आया 1000 रुपये 1000 रुपये देके आए बामुनबरिया से। बहुत कॉस्टली है। और वहाँ का जो परिस्थिति बहुत परेशानी होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटेज के बीच उड़ान संचालन पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि आउटेज के कारण उड़ान संचालन में समस्याएं थीं, जिसका समाधान कर लिया गया है। विमानों का परिचालन अब सुचारू रूप से चल रहा है। आज माइक्रोसॉफ्ट का इशू भी सॉल्व हो गया, तो पहले जैसा ही शेड्यूल अभी पूरे देश में फ्लाइट्स का जो है शुरू हो गया है। ऑपरेशन पहले जैसा शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता अभी कोई दिक्कत यात्रियों को है। कल बिल्कुल यात्रियों को दिक्कत सभी जगह पे आई थी। सुबह ही बात की, डीजीसीए का यही कहना है कि अभी सभी जगहों पे ऑपरेशन स्मूथली शुरू है। और वहीं 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के पहली बार चांद पर उतरने की याद में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन इस दिन चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाकर 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की गई। आखिर क्या है इस दिन का महत्व और चंद्रमा पर भारत ने कौन कौन से मिशन भेजे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव के उतरने की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए किए गए सभी प्रयासों की याद दिलाता है। ये दिन लोगों को ये समझने में मदद करता है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी किस तरह विकसित हुई है और भविष्य में इसमें और भी बहुत कुछ खोजने की गुंजाइश है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले इतिहास के पहले मनुष्य थे। 1960 में दशक के अंत तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य घोषित किया था, जबकि ये लक्ष्य 8 साल बाद अपोलो 11 मिशन के रूप में पूरा हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव लाकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये प्रस्ताव बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहुंचकर एक वाक्य कहा था जो आज तक प्रसिद्ध है, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम
मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। मिशन के ईगल मॉड्यूल का उपयोग करके चंद्रमा पर उतरने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर करीब 21 घंटे बिताए। उन्होंने धरती पर लाने के लिए लगभग 21.5 किलोग्राम चंद्र सामग्री इकट्ठी की। इस दौरान पायलट माइकल कोलिंस चंद्र कक्षा में कोलंबिया कमांड मॉड्यूल उड़ा रहे थे। इस वर्ष अपोलो 11 चंद्र मिशन की 55वीं वर्षगांठ है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की हर वर्ष एक थीम तय की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस संगठन के अनुसार इस वर्ष की थीम है छाया को रोशन करना, यानी इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 1 अभियान 2008 में लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण हासिल किए। इस अभियान के साथ इसरो ने मून इम्पैक्ट प्रोब को भी चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रयान 1 की सफलता से उत्साहित होकर इसरो ने चंद्रयान 2 को 2019 में प्रक्षेपित किया, जिसके साथ एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजा गया, लेकिन इसका लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा। फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने भारत को उन देशों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।